दोस्तों, एजुकेशन का मकसद केवल आपको फैक्ट्स रटवाना नहीं होता। एजुकेशन का मकसद आपको एक बेहतर इंसान बनाने का भी होता है, आपको सोचने और समझने की शक्ति देने का, आपके भीतर विवेक विकसित करने का भी होता है। इसलिए अपने से छोटों का हमेशा सम्मान करें और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न भाइयों को चिंकी बोलकर खुद को गधा न साबित करें। भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। स्वागत है आप सबका CTRD पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन साइकिल को। पिछले वीडियो में हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बेसिक सिद्धांत को समझा, बेसिक प्रिंसिपल को समझा। हमने समझा कि क्यों न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल होने की जरूरत पड़ती है। हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के क्लासिफिकेशन को भी समझा कि कैसे अवेलेबिलिटी के बेसिस पर उन्हें परफेक्ट और इम्परफेक्ट साइकिल्स में डिवाइड किया जाता है और कैसे उनके डोमिनेंट फेज और मेजर रिजर्वॉयर्स के आधार पर उन्हें गैसियस और सेडिमेंट्री साइकिल्स में डिवाइड किया जाता है। हमने इस वीडियो में गैसियस साइकिल से शुरुआत की थी और गैसियस साइकिल्स में हमने पहला साइकिल पढ़ा था वाटर साइकिल। आज हम पढ़ने वाले हैं गैसियस साइकिल का दूसरा साइकिल जो है कार्बन साइकिल। मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये वीडियो खत्म होगी तब आपको इस कोट का मतलब समझ में आ जाएगा कि यू विल डाई बट द कार्बन विल नॉट, इट्स करियर डज नॉट एंड विद यू। चलिए शुरू करते हैं। वाटर साइकिल की तरह ही पहले कार्बन साइकिल के रिजर्वॉयर्स को समझने से शुरुआत करते हैं। जब भी आप कार्बन साइकिल के रिजर्वॉयर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे सोर्सेज में ये लिखा मिलेगा कि ओशन इज द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर ऑफ कार्बन। वहीं पे जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो कुछ सोर्सेज में आपको यह भी देखने को मिल सकता है कि अर्थ्स क्रस्ट हैज मोर कार्बन देन ओशियंस। तो यहाँ पे एक डिलेमा क्रिएट होता है और लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन डेवलप हो जाता है कि क्या सत्य है। हमारी रेफरेंस बुक्स जो कि ओशन को लार्जेस्ट रिजर्वॉयर बता रही हैं वो सच है, या फिर इंटरनेट के सोर्सेज जो कह रहे हैं कि नहीं, क्रस्ट में तो ज्यादा कार्बन है ओशन से। आज उसी डाउट को हम क्लियर कर देंगे। मैंने कोशिश की है कि साइंटिफिक डेटा को कंपाइल करूं आपके लिए, और इस टेबल के जरिए आज हम पढ़ेंगे कार्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। इस टेबल में एक तरफ आपको रिजर्वॉयर्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको कार्बन की क्वांटिटी दी हुई है जो मेजर की गई है गीगा टन्स में। 1 गीगाटन 10⁻12 kg के बराबर होता है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 गीगाटन 1 बिलियन टन्स के बराबर होता है। शुरुआत करते हैं एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में टोटली 750 गीगाटन कार्बन मौजूद है और ये कार्बन प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। जब हम बायोस्फेयर की बात करते हैं तो बायोस्फेयर में हम इंक्लूड कर रहे हैं लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के वो हिस्से जहां पर लाइफ पॉसिबल है। अगर वहां पर हम कार्बन की क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं तो वो 2300 गीगाटन्स। इनके कंपैरिजन में जब हम ओशियंस को देखते हैं तो ओशियंस में 38,000 गीगाटन्स हमें कार्बन की क्वांटिटी देखने को मिलती है। जैसे ही आप क्रस्ट का कार्बन कंटेंट देखते हैं तो आपको समझ आता है कि यहाँ पर तो 10 करोड़ गीगाटन्स, 10 करोड़ गीगाटन्स कार्बन आपको देखने को मिलता है। और अगर कोर में देखेंगे तो वहां पर 123 करोड़ गीगाटन्स आपको कार्बन देखने को मिलता है। तो अगर क्रस्ट और कोर में इतना ज्यादा कार्बन है ओशन के कंपैरिजन में, तो हम क्यों कहते हैं कि ओशंस आर द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर ऑफ कार्बन इन कार्बन साइकिल? साथियों, यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब भी आप अपनी बुक से पढ़ते हैं, आपकी बुक या जो भी सोर्सेज आप यूज कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, उनमें हमेशा लार्जेस्ट रिजर्वॉयर लिखकर छोड़ देते हैं। कभी भी उसमें एक टर्म ऐड नहीं करते, वो है लार्जेस्ट एक्टिव रिजर्वॉयर। इवन दो क्रस्ट में और कोर में ओशंस के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा कार्बन मौजूद है, लेकिन वो कार्बन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में लॉक्ड है, यानी कि ये इनएक्टिव रिजर्वॉयर्स हैं कार्बन के। इनएक्टिव का मतलब क्या है कि इनमें जो कार्बन मौजूद है वो कार्बन साइकिल का हिस्सा आसानी से नहीं बन पाता है। अब आप कहेंगे कि नहीं, हमने तो पढ़ा है कार्बन साइकिल में कि रॉक्स की इरोजन या वेदरिंग होती है और रॉक्स तो क्रस्ट का ही पार्ट है। तो आप सही कह रहे हैं, क्रस्ट का जो सरफेस पार्ट होता है, जो एक्सपोज्ड होता है एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स को, वहां पे आपको इरोजन और वेदरिंग देखने को मिलती है। लेकिन क्रस्ट की तो थिकनेस 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक हो सकती है। तो इतनी मोटी क्रस्ट और उसका एक छोटा सा पार्ट
इरोजन या वेदरिंग एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये पार्ट तो बनता है कार्बन साइकिल का, लेकिन इट बिकम्स पार्ट ऑफ स्लो कार्बन साइकिल। अब आप कहेंगे स्लो कार्बन साइकिल क्या है? तो कार्बन साइकिल का हम सब क्लासिफिकेशन करते हैं 2 पार्ट्स में, और ये सब क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन एंड द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड। पहला टाइप है स्लो कार्बन साइकिल। स्लो कार्बन साइकिल में जो समय लगता है कार्बन को अपने रिजर्वोयर से निकल के और सर्कुलेशन में आने में या कार्बन साइकिल का पार्ट बनने में, वो समय मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है, यानी कई लाख साल लग जाएंगे किसी कार्बन को जो कि अर्थ की क्रस्ट की डेप्थ में है वहां से निकलकर और कार्बन साइकिल का हिस्सा बनने में। और जो प्रोसेसेस हैं जो फैसिलिटेट करेंगी इस क्रिस्टल कार्बन को कार्बन साइकिल में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो प्रोसेसेस होती हैं जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे इरोजन और वेदरिंग। अब ये ओवरनाइट होने वाला फिनोमेना तो है नहीं, इसे लाखों साल ही लगते हैं होने में। इसीलिए इस तरह की कार्बन साइकिल को हम कहते हैं स्लो कार्बन साइकिल। और दूसरा सब क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं कार्बन साइकिल का, वो होता है फास्ट कार्बन साइकिल। फास्ट कार्बन साइकिल में जो कार्बन का सर्कुलेशन होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के द्वारा होता है, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। और इन प्रोसेसेस को होने में, यानी कि कार्बन के एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचने में कुछ दिन भी लगते हैं और कुछ साल भी लग सकते हैं, उसे हम फास्ट कार्बन साइकिल कहते हैं। आपके सिलेबस में फास्ट कार्बन साइकिल ही आपको पढ़ना जरूरी है, स्लो कार्बन साइकिल को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब जब आप समझ गए हैं कि स्लो कार्बन साइकिल क्या होता है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि क्रस्ट और जो कोर में मौजूद कार्बन है वो लॉक्ड ही रहता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में। तो इसीलिए इनके बाद जो हमारे पास लार्जेस्ट रिजर्वोयर बचता है कार्बन का, वो होता है ओशंस। तो इसीलिए जब मैं कहूंगा कि ओशंस आर द लार्जेस्ट रिजर्वोयर ऑफ कार्बन साइकिल, आप तुरंत समझ लेना कि मैं लार्जेस्ट एक्टिव रिजर्वोयर की बात कर रहा हूं। तो ओशन के अलावा और कौन से मेजर रिजर्वोयर्स होते हैं? एटमॉस्फेयर, सॉइल, सेडिमेंट, फॉसिल फ्यूल एंड बायोटा। वो ड्राइविंग फोर्स क्या है जो कि इस पूरे साइकिल को ड्राइव करती है? तो वो ड्राइविंग फोर्स है सोलर एनर्जी प्लस फोटोसिंथेसिस। कुछ जगह पर आपको केवल फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा एज प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स ऑफ कार्बन साइकिल, वो भी सही है। कार्बन साइकिल में होने वाली प्रोसेसेस को हम एक बार पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि फिर बाद में हम चार्ट को इजीली समझ पाएं। सबसे पहली जो प्रोसेस हमें कार्बन साइकिल में देखने को मिलती है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर। यही फोटोसिंथेसिस है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओशन में जो प्रोड्यूसर्स हैं जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगली प्रोसेस है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से आप में से काफी लोग ये समझते हैं कि सांस लेना रेस्पिरेशन कहलाता है, जबकि सच्चाई ये है कि सांस लेना रेस्पिरेशन का केवल एक पार्ट है। असल रेस्पिरेशन हम किसे कहते हैं कि जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है एटीपी में, तो इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद सेल्स ग्लूकोज को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती एनर्जी के लिए। इसीलिए ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है एटीपीज में, और ये एटीपीज सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाती हैं, और इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। कार्बन साइकिल के कॉन्टेक्स्ट में हमें यह भी समझना जरूरी है कि रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है। एक होता है एरोबिक और एक होता है अनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का एटीपी में, ये होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इसका बाय प्रोडक्ट निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको किन में देखने को मिलता है? ये आपको ज्यादातर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जिसमें आप और हम भी शामिल हैं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोसेस यही होती है, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन। इसलिए इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास, वो होते हैं लैक्टिक एसिड, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी रिलीज हो रही है। अगली प्रोसेस है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? हमने ट्रॉफिक लेवल्स पढ़ते टाइम पढ़ा है कि जब ऑर्गेनिजम्स मरते हैं तो उनकी बॉडी जिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है उन्हें ब्रेक डाउन करके सिंपलर इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में बदला जाता है, और ये प्रोसेस डिकम्पोजिशन कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मान लीजिए ग्लूकोज जो है वो मिलकर बना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब अगर इसे मैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दूं
इन पार्ट्स को मैंने अलग अलग कर दिया, तो अब ये सिंपलर इनऑर्गेनिक फॉर्म्स हो गए। ये डिकम्पोजिशन कहलाता है। डिकम्पोजिशन भी दो तरह का होता है, एक एरोबिक डिकम्पोजिशन जो कि ओपन एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलता है, और एक होता है अनएरोबिक डिकम्पोजिशन, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। तो अनएरोबिक डिकम्पोजिशन का एक बाय प्रोडक्ट होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। जब मिथेनोजेंस नाम के बैक्टीरिया या माइक्रोब्स किसी ऑर्गेनिक मैटर को अनएरोबिक तरीके से डिकम्पोज करते हैं तो वो मीथेन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और ये प्रोसेस कहलाती है मिथेनोजेनेसिस, यानी जनरेशन ऑफ मीथेन। अगली प्रोसेस जो आप देखेंगे वो है कंजम्पशन। हमने ट्रॉफिक लेवल्स में पढ़ा था कि प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है एक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक इन फॉर्म ऑफ फूड, ये कहलाएगा आपका कंजम्पशन। और हमने इसी आधार पर हर्बीवोर्स को कहा था प्राइमरी कंज्यूमर्स और कार्निवोर्स को हमने कहा था सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इस कार्निवोर को खाने वाले दूसरे कार्निवोर को हम कहते थे टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये आपका कंजम्पशन हो गया। अगली प्रोसेस है कंबशन। कार्बन साइकिल के कॉन्टेक्स्ट में कंबशन का अर्थ है कि जब भी आप फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो फॉसिल फ्यूल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में। ये प्रोसेस कहलाती है कंबशन, यानी कि इसे आसान भाषा में आप जलाना भी कह सकते हैं। अगली प्रोसेस है डिफ्यूजन। मैंने आपको वाटर साइकिल पढ़ाते समय बताया था कि पानी हमेशा हायर लेवल से और एक लोअर हाइट पे फ्लो करता है नेचुरली। एक ऐसी ही प्रक्रिया आपको गैसेस के मामले में भी देखने को मिलती है। गैसेस हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से और लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ नेचुरली फ्लो करती हैं। ये प्रोसेस एक पैसिव प्रोसेस होती है, यानी कि इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। यही चीज कहलाती है डिफ्यूजन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे आपने एक गैस टैंक से और एक बलून को भरा। गैस टैंक में हमेशा गैस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, कंप्रेस्ड गैस होती है वो। तो जैसे ही आप उसका वाल्व खोलते हैं वो बलून को भर देती है, क्योंकि बलून में लो कंसेंट्रेशन है। या आप कह सकते हैं कि टैंक में हायर प्रेशर है गैस का और बलून में लो प्रेशर है, और गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। यही डिफ्यूजन होता है। अब कार्बन साइकिल में आपको डिफ्यूजन कैसे देखने को मिलता है? कार्बन साइकिल में डिफ्यूजन आपको दो जगह पर देखने को मिलता है। पहला आपको एटमॉस्फेयर और ओशन के बीच में देखने को मिलता है, और दूसरा आपको देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर और प्लांट लीव्स के बीच में। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है, प्लांट लीव्स में नहीं है। तो इसीलिए नेचुरली प्लांट लीव्स का जब स्टोमेटा खुलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिफ्यूज हो जाती है। वहीं पे एटमॉस्फेयर में जब भी पार्शियल प्रेशर बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड का तो कार्बन डाइऑक्साइड ओशन में मिक्स होने लगती है, और जब ओशन में पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का तो वो वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगती है। तो ये एक बाई डायरेक्शनल फ्लो हो सकता है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर से ओशन में जो डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक तो ओशन करंट पे और दूसरा टेम्परेचर पे। जैसे ये कंडीशंस चेंज होती हैं वैसे ही डिफ्यूजन की डायरेक्शन भी बदल जाती है। आइए मैं समझाता हूँ। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, ये समंदर है, ये एटमॉस्फेयर है, बादल। तो सरफेस का जो पानी है इसमें विंड की वजह से लगातार वेव्स बनती रहती हैं, और ये जो सरफेस का पानी है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम होती है एटमॉस्फेयर के मुकाबले। हम नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। तो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड इन लहरों की वजह से पानी में घुलती चली जाती है। लेकिन इसका रिवर्स आपको देखने को मिलता है जब ओशन में गहराई से अपवेलिंग हो डीप वाटर की। ओशन का जो डीप वाटर होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, लेकिन जैसे ही ये सरफेस पे आता है तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मौजूद होती है वो रिलीज होती है। तो ओशन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है उस समय पे, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होके एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और ये भी होता है डिफ्यूजन की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में एटमॉस्फेयर से ओशन की तरफ डिफ्यूजन हो रहा है, और जब अपवेलिंग हो रही है तो डिफ्यूजन हो रहा है ओशन से एटमॉस्फेयर की तरफ। ऐसी ही अगली प्रोसेस होती है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का आसान अर्थ है घुलना। आपने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड ओशन के पानी में डिफ्यूज हो रही है। अब डिफ्यूज होने के बाद
ये पानी में घुल जाती है और घुल के ये बनाती है कार्बोनिक एसिड। CO2 का डिसोल्यूशन हो गया। CO2 का पानी में घुलकर पानी से रिएक्ट करना ये डिसोल्यूशन कहलाता है और उसके बाद प्रोडक्ट बनता है कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट होता है और उसके बाद ये चला जाता है ओशन की गहराइयों में, डीप ओशन में। इस वजह से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड ओशन की सरफेस पे डिसॉल्व होती रहती है और वहां से नीचे आती रहती है। इसलिए ओशंस को सिंक भी कहते हैं। सिंक और सोर्स का कॉन्सेप्ट आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है। और इसी वजह से ओशन की जो कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की या स्टोर करने की, वो एटमॉस्फेयर के मुकाबले या बायोस्फेयर के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और फिर लास्ट प्रोसेस है हमारी फॉसिलाइजेशन। जब भी ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है और किसी भी इवेंट की वजह से वो सेडिमेंट में दब जाते हैं, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस की वजह से उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता और डिकम्पोजिशन ना होने की वजह से वो या तो फॉसिल में बदल जाते हैं या फिर फॉसिल फ्यूल में, कोल, ऑयल या गैस हो सकता है। ये प्रोसेस कहलाती है फॉसिलाइजेशन। कार्बन साइकिल को हम दो हिस्सों में समझेंगे। पहले हम समझेंगे इसकी टेरेस्ट्रियल साइकिल और उसके बाद हम ओशियनिक कार्बन साइकिल को समझेंगे। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में मौजूद है। इस गैस को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और उससे ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। उस ऑर्गेनिक मैटर को वो अक्यूमुलेट करके और बायोमास बनाते रहते हैं। ये बायोमास फूड चेन का हिस्सा बनता है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पास ऑन होता है। पेड़ों को गाय खा लेगी, गाय को शेर खा जाएगा और इवेंचुअली जब ये एनिमल्स मरते हैं तो इनकी बॉडीज का डिकम्पोजिशन होता है। मैंने आपको बताया था डिकम्पोजिशन का बाय प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। डिकम्पोज होके वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एटमॉस्फेयर में पहुंच गई। सिमिलरली ये जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन का भी बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई। सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं और कुछ जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उससे भी गैसेस रिलीज हो रही हैं, वो सॉइल रेस्पिरेशन कहलाता है। तो उसके जरिए भी कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच गई है। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से कंबशन का बाय प्रोडक्ट जो कार्बन मोनोऑक्साइड या अगर कंप्लीट कंबशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वो वापस से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। सिमिलरली जब वोल्केनोज इरप्ट होते हैं तब भी गैसेस रिलीज होती हैं और कार्बन एटमॉस्फेयर में ऐड होता रहता है। तो ये तो टेरेस्ट्रियल पार्ट हो गया कार्बन साइकिल का। कुछ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो पानी के फ्लो के साथ ड्रेनेज के जरिए वापस समंदर में पहुंच जाता है। चलिए अब समझते हैं ओशन के कार्बन साइकिल को। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल कंडीशंस में एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसका पार्शियल प्रेशर हाई रहेगा। तो ये सरफेस है ओशन का। यहाँ पे CO2 का डिफ्यूजन होगा, तो CO2 डिफ्यूज हो गई। तो एक सोर्स तो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट डिफ्यूजन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके अलावा और क्या सोर्स होते हैं ओशन में कार्बन डाइऑक्साइड के? ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है। प्लस जो डेड मटेरियल है उसका जब डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है ओशन वाटर में। तो ये 2-3 सोर्सेज हैं कि ओशन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। इन फाइटोप्लैंक्टन्स को फिशेस खा लेती हैं और ये कार्बन फूड चेन का हिस्सा बन जाता है। फूड चेन का हिस्सा बन के ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स तक ट्रांसफर होता रहता है और जब ये ऑर्गेनिजम्स फाइनली मरते हैं तो इनका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन होके तो कार्बन रिलीज होता है, वो ओशन की डेप्थ में डिपॉजिट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। एक दूसरा मैकेनिज्म और होता है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होती है तो मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स बनते हैं ओशन में। ये कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स जब पानी में मौजूद कैल्शियम से या मैग्नीशियम से रिएक्ट करते हैं, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम मोलस्क्स कहते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी पे एक शेल होता है, कवच होता है। ये शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और ये ऑर्गेनिजम्स इन्हीं कार्बोनेट को प्रोसेस करके अपना शेल बनाते हैं। जब ये ऑर्गेनिजम्स मरते हैं या प्रीडेटर इन्हें खा जाता है तो इनके शेल्स रह जाते हैं और इनके शेल्स ओशन की डेप्थ में डिपॉजिट होते रहते हैं। डिपॉजिट होकर ये सेडिमेंट का एक हिस्सा बन जाते हैं और यहाँ पर ये लाइमस्टोन का रूप ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये कार्बन लॉक हो गया।
अब इसे हजारों साल लगेंगे वापस कार्बन साइकिल में आने में। सिमिलरली एक और प्रोसेस होती है। आपको पता है कि यहाँ पे जो प्लैंक्टन्स मौजूद हैं, ये प्लैंक्टन्स ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन जीते हैं। इन प्लैंक्टन्स को अगर फिशेस खा लेती हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये प्लैंक्टन्स मरने के बाद सी बेड पर गिरने लगते हैं नीचे की तरफ, और ये कहलाती है प्लैंक्टन रेन। ऐसा लगता है जैसे प्लैंक्टन्स की बारिश हो रही हो लगातार, मरे हुए प्लैंक्टन्स की। इन प्लैंक्टन्स का जो डिपोजिशन होता है यहाँ पे सी फ्लोर पे, इस डिपोजिशन की वजह से भी कार्बन जो सरफेस पे था अब ओशन की डेप्थ में पहुंच गया है। इन सब के अलावा एक और तरीका होता है जिससे लगातार जो सरफेस पर कार्बन एब्जॉर्ब हो रहा है वो समुद्र की डेप्थ में पहुंचता रहता है, और वो तरीका होता है डायल वर्टिकल माइग्रेशन। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है दोस्तों। समुद्र में जैसे ही रात हो जाती है तो जितने ऑर्गेनिजम्स जो ओशन डेप्थ में होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स ऊपर की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं। ये ऊपर की तरफ माइग्रेट करते हैं इन प्लैंक्टन्स को खाने के लिए जो यहाँ सी सरफेस पर मौजूद हैं, और उनके पीछे पीछे उनके प्रीडेटर्स भी आते हैं जो उनको खाने आते हैं। फिर जैसे ही सूरज निकल जाता है तो ये ऑर्गेनिजम्स वापस नीचे की तरफ आने लगते हैं। ये माइग्रेशन हर रोज होता है और इसे डायल वर्टिकल माइग्रेशन कहते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन होता है। आपने नेशनल ज्योग्राफी पे जो अफ्रीका में माइग्रेशन देखा है विल्ड बीस्ट्स का, वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये पूरी धरती पर होने वाला सबसे बड़ा माइग्रेशन है, और ये हर रोज होता है। रात होगी तो ओशन की डेप्थ से ऊपर आएंगे, और दिन हो जाएगा तो वापस ओशन की डेप्थ में चले जाएंगे। इस माइग्रेशन की वजह से जितना कार्बन प्लैंक्टन्स ने यहाँ पर एब्जॉर्ब किया होता है और उसका फोटोसिंथेसिस किया होता है, वो सारा का सारा वर्टिकली ट्रांसपोर्ट हो जाता है ओशन की डेप्थ में। एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है यहाँ पे, ये जितने भी प्लैंक्टन्स मर के यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, या ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज जो कि सी फ्लोर पे आकर गिर गई हैं, अगर ये सेडिमेंट से कवर हो जाती हैं किसी कारण से, मान लीजिए कोई वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है या फिर कोई सडन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है जिसकी वजह से ये सेडिमेंट से कवर हो गई हैं, तो ये सेडिमेंट से कवर होने के बाद डिकम्पोज नहीं हो पाती, और इस वजह से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के चलते ये फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, फॉसिलाइजेशन होता है, और ये फॉसिल्स फिर से हजारों साल के लिए डिपॉजिट हो जाते हैं और ये कार्बन साइकिल से बाहर हो जाता है। तो फिर ये हमारी कार्बन साइकिल का हिस्सा क्यों बन रहा है? क्योंकि हम तो फास्ट कार्बन साइकिल पढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग इन ऑयल रिजर्व्स को टैप करके उस ऑयल को निकाल लेते हैं और हम उसे एक्टिवली बर्न करते हैं अपनी गाड़ियों में, अपनी इंडस्ट्रीज में, और वो सारा का सारा कार्बन यहाँ से निकलकर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। यह है आपका ओशनिक कार्बन साइकिल। तो अब आप इस चार्ट को देख सकते हैं, प्लैंक्टन्स यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनको डिफ्यूजन की वजह से मिल रही है। फोटोसिंथेसिस करने के बाद फाइटोप्लैंक्टन्स ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, अपनी आबादी बढ़ाते हैं, फूड वेब का हिस्सा बन जाते हैं। फूड वेब का हिस्सा बनने के बाद कार्बन की सिंकिंग होती है, जिसके मैंने आपको 2-3 तरीके बताए कि एक तो फूड वेब का हिस्सा बनके, दूसरा डायल वर्टिकल माइग्रेशन, और तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन के रूप में ये कार्बन सिंक होता चला जाता है। कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जहां पर ओशन वाटर की डाउन वेलिंग होती है। डाउन वेलिंग में क्या होता है कि जो सरफेस का पानी है वो ठंडा होने की वजह से सिंक करता चला जाता है, ठंडा होने की वजह से भारी होता है और सिंक करता हुआ चला जाता है, तो ओशन की गहराई में पहुंच जाता है वो पानी। तो जितना भी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया था वो सारा उस पानी के साथ ही ओशन के डेप्थ में पहुंच गया है। शेल फिश और कोरल्स के जरिए भी डीप ओशन सेडिमेंट में ये कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होता है। ये ओशन सेडिमेंट्स जब जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से क्रस्ट का हिस्सा बनते हैं और रॉक साइकिल में आ जाते हैं, तो ये फिर से अवेलेबल हो जाते हैं हमारे लिए भी एक्सप्लॉइट करने के लिए। जैसे हम लाइमस्टोन खोद के निकाल सकते हैं या फिर फॉसिल फ्यूल्स के रूप में, और हम इन्हें वापस से एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं। दिस इज द एंटायर कार्बन साइकिल। आप इस वीडियो को एक बार पॉज करें और इस चार्ट को समझने की कोशिश करें। जितना भी ऑरेंज हाईलाइटेड टेक्स्ट है ये सब प्रोसेसेस हैं, और जो पर्पल हाईलाइटेड टेक्स्ट है ये सब रिजर्वॉयर्स हैं कार्बन के। आप इसे देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पढ़ने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि आप मर जाएंगे लेकिन ये कार्बन नहीं मरेगा। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।